मौजूद हैं हम रेवाड़ी पीतर नगरी में। फिर एक बार दोबारा से हमारे साथ युवा चेहरा मुकेश कापड़ीवास खास बातचीत में मौजूद हैं। सबसे छोटी उम्र के और इसके साथ दो तीन पद, और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में। सब छोटा से पद लेना मुश्किल हो रहा है, बड़ी मारामारी, बड़ी आपाधापी मची रही है। तो कैसा लग रहा है, ये आशीर्वाद प्राप्त कहाँ से हो रहा है, ये खिड़की कौन सी है, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। देखिए, ये आशीर्वाद तो भोलेनाथ का है और मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने पथ पर चलता है तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का, आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी का, आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी का, सभी शीर्ष नेतृत्वों का मैं आभार प्रकट करूँगा। कई नाम गिनाए आपने अभी, उसमें एक नाम छोड़ दिया, क्या वजह है? फलाना का आशीर्वाद, दिगड़े का आशीर्वाद, राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा है, मैंने तो आपको कहा है कि मेरे ऊपर तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जब भोलेनाथ का नाम ले दिया तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी जो इतनी बड़ी रैली होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत चूक रही है थोड़ा सा? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार की कोई चूक रही है। जो आगे वीआईपी सीट पे पहले नंबर पे बैठे थे वो भी बराबर है, और जो सबसे पीछे कुर्सी पे बैठे थे वो भी व्यक्ति बराबर है। तो थोड़ा बताना चाहेंगे बिरवाड़ी में, वो कहना है फिर पूछना उसने दिया क्या है इन 10 साल में हमारी सरकार जाने के बाद? सारा तो कुछ कैप्टन साहब की देन है, उनकी सरकार में और उनके मंत्री रहते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 6 बार कप्तान अजय सिंह यादव जी विधायक रहे, मंत्री रहे, एक बार चिरंजीव राव जी विधायक हैं और उनके दादाजी भी रहे। मैं 7 बारी की बात करूं, कोई 7 काम वो ऐसे गिनवा दे जो विधायक स्तर के उन्होंने किए। दक्षिण हरियाणा हमारा जो रेवाड़ी, ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था। मैंने कहा इसके पीतल गायब करने वाले कांग्रेसी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस घास दोनों ही स्वास्थ्य और देश के लिए हानिकारक है। सर्कुलर रोड 4 किलोमीटर का था, 30 साल में कप्तान अजय सिंह यादव जी उस सर्कुलर रोड नहीं बना पाए। और विधायक जी से मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप गुड़गांव में रह करके रेवाड़ी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दूरबीन आपने ले रखी है कि जो आप गुड़गांव से रेवाड़ी की समस्याएं देख लेते हैं? मुझे पता नहीं। अभी मुझे बहुत शर्म आई और मैं मानता हूं ये पूरी रेवाड़ी का अपमान था जब विधायक जी ने विधानसभा में कहा कि ओपीडी की क्लासेस कब से शुरू होंगी। रेवाड़ी के विधायक होकर के इतना बचकाना, आपको ये नहीं पता ओपीडी की क्लासेस ही नहीं होती? ओपीडी में मरीज देखे जाते हैं। पिछले 3-4 सालों से रेवाड़ी का विकास दबा है, वो इसलिए दबा है कि कमजोर नेतृत्व के कारण दबा है। ये अपनी मांग नहीं उठा पाए। और मैं मानता हूं अगर बच्चा नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती। खड्डे कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी, उनको भरने का और उनके ऊपर नए भारत का जो निर्माण है उसमें थोड़ा समय लगता है। आज 14 फसल पे एमएसपी देने वाला पूरे देश में हरियाणा पहले नंबर पे है। फिर भी किसान सड़कों, वो किसके, कौन से किसान है? वो कौन से किसान है, कहां से आए आप पता कीजिए। हरियाणा के तो किसान है नहीं। 70,000 सरकारी नौकरियां इन्होंने दी, और उन सरकारी नौकरियों में कौन कौन नौकरी लगे? किसी का भाई था, किसी का भतीजा था, किसी का भांजा था, किसी का रिश्तेदार था। पर्ची और खर्ची का खुला खेल होता था। कप्तान साहब लोकसभा लड़ते हैं, चिरंजीव जी विधानसभा लड़ते हैं, उनकी भाभी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ती है। तो क्या कांग्रेस में और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो चुनाव लड़ सके? क्यों बनना चाहते हो विधायक? मतलब क्या वजह है, क्यों कुर्सी पे बैठना चाहते हो? 30 साल आज राजनीति में हमारे परिवार को हुए हैं। एक चुनाव हम जीते हैं और बाकी चुनाव तो हारे ही हैं। आप पूरे हरियाणा में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो इतने चुनाव हार करके भी 38-40 हजार वोट लेता हो। आपके बाबूजी बीजेपी से दूर थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कभी बोले नहीं। तो ये दूरी होने का एक नाटक था या बहाना समझे हम? खाली राव इंद्रजीत पे ही वो अग्रेसिव रहे। रेवाड़ी में पहले बार भारतीय जनता पार्टी का अगर परचम लहराया है तो आदरणीय नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने लहराया है। देखिए, दिल से तो हम शुरू से संगठन के, शुरू से भारतीय जनता पार्टी के,
आप मुझे बताइए, इतने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, तो उसमें कोई दूरी तो थी नहीं। मुकेश जी, अगर आपको बाई द वे टिकट नहीं मिलती है तो क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, जेजेपी, चौटाला या फिर आम आदमी पार्टी या और किसी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद आप हरियाणा न्यूज़ 24 चलाएंगे, आज तक से ऑफर आएगा तो आप उसमें जा सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज़ाद मौजूद हैं हम रेवाड़ी पीतर नगरी में। और फिर एक बार दोबारा से हमारे साथ युवा चेहरा मुकेश कापड़ीवास खास बातचीत में मौजूद हैं और साथ साथ कई विषयों पे चर्चा करेंगे। छोटी सी उम्र में बीजेपी पार्टी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ये भी जानेंगे ये आशीर्वाद कहाँ से प्राप्त हो रहा है। और चुनाव लड़ने को लेके ये खुद अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। अब की बार कई विषयों पे बातचीत करेंगे। छोटी सी उम्र में कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, छोटी उम्र के, सबसे छोटी उम्र के बीजेपी पार्टी में अभी जो मीडिया प्रदेश के जो बनाए गए हैं, डिबेट में शामिल होंगे टीवियों में, इनका नाम है जो भव्य बिश्नोई, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह, कई ऐसे जो पूर्व विधायक जो सांसद रह चुके हैं, उनमें इनका नाम बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मुन्ना जी, आपका स्वागत है। और आज आप मेरे गांव कापड़ीवास में आए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले इंटरव्यू के लोगों की प्रतिक्रिया खूब अलग अलग तरीके की आ रही थी और मुकेश कापड़ीवास को देख के कहीं न कहीं एक होड़ सी लग गई और एक लाइन सी लग गई बीजेपी में जाने वालों की भी और टिकट मांगने वालों की भी। ऐसा क्या कर दिया आपने? वो इंटरव्यू ऐसा हमने आपके साथ किया, उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, लोग दनादन शामिल हो रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक रही है बीजेपी पार्टी में। तो इस सब से कहीं विचलित तो नहीं हुआ मुकेश कापड़ीवास? देखिए, वो मेरा कोई कमाल नहीं मुन्ना जी, वो आपका कमाल है। आपका हरियाणा न्यूज़ 24 एक बहुत ही चर्चित यूट्यूब चैनल है, तो स्वाभाविक तौर पे आपके दर्शक ज़्यादा हैं, तो जो मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी लोगों ने देखा, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुकेश जी, ये आशीर्वाद कहाँ से मिल रहा है? सब इतना स्ट्रगल करते हैं लोग और आपको छोटी सी उम्र में, सबसे छोटी उम्र के, और इसके साथ 2-2, 3-3 पद, और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी में, सब छोटा सा पद लेना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मारामारी, बड़ी आपाधापी मची रही है। आम विधायक, आम सांसद बीजेपी की तरफ भागाभागी कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? ये आशीर्वाद प्राप्त कहाँ से हो रहा है? ये खिड़की कौन सी है? थोड़ा हमें भी बता दीजिए जहाँ से आपको आशीर्वाद मिल पा रहा है। देखिए, ये आशीर्वाद तो भोलेनाथ का है और मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने पथ पर चलता है तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का, हमारे भाई बंधुओं का, स्नेहीजनों का, सबका आशीर्वाद है जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुकेश जी, 2 पद दे रखे, कौन से थोड़ा बताना चाहिए? ये 2 पद नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट का ही है। इससे पहले मैं जिला प्रभारी गुरुग्राम था युवा मोर्चा का, क्योंकि अब मुझे जब मेन बॉडी का अगर प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट बनाया तो मैं जिला प्रभारी गुरुग्राम तो नहीं रहूँगा अब, तो अभी प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट हूँ मैं, जो पार्टी की जो डिबेट्स होंगी तो पार्टी का पक्ष उसमें रखूँगा मैं, जो भी टीवी चैनल्स पे डिबेट्स होंगी। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का, आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी का, आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी का, सभी शीर्ष नेतृत्वों का मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने, क्योंकि अब जो लिस्ट आई उसमें सबसे छोटी उम्र का मैं हूं पैनलिस्ट, तो मुझे इस पर गर्व भी है और अभिमान भी है कि मेरी पार्टी ने कुछ तो मुझ में देखा ही होगा जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंपी, और मैं पूरी ईमानदारी से इस काम को पीछे नहीं हटूंगा, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा और पार्टी का पक्ष मजबूती से टीवी पर रखूंगा। मुकेश जी, कई नाम गिनाए आपने अभी, उसमें एक नाम छोड़ दिया, क्या वजह है? फलाना का आशीर्वाद, दिखड़े का आशीर्वाद, राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा है, मैंने तो आपको कहा है कि मेरे ऊपर तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है।
जब भोलेनाथ का नाम ले दिया तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सृष्टि के रचयिता वही हैं, तो भोलेनाथ से बड़ा कौन है आप बताइए। भगवान भोलेनाथ का मुझ पर आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की दया से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी जो इतनी बड़ी रैली होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, या उनको बैठने नहीं दिया गया है, या उनको कहीं किसी को कार्ड है, किसी को कुछ नहीं मिला अंदर घुसने के लिए? काफ़ी आपाधापी रही है, कई अखबारों में टीवी चैनल पे भी देखने को सुनने को मिला। और कुछ कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान तो उनका भी बनता है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत चूक रही है थोड़ा सा? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार की कोई चूक रही है। ज़रूर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो एसपीजी का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत अगर कुछ गलतियां हुई भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मैं मानता हूं कि जब परिवार में कोई बड़ा आयोजन होता है तो कोई छोटी मोटी कमियां रह जाती होगी, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर कोई छोटी गलती हुई होगी उसको अगले किसी रैली में सुधारेंगे। सब बराबर हैं, जो आगे वीआईपी सीट पे पहले नंबर पे बैठे थे वो भी बराबर है, और जो सबसे पीछे कुर्सी पे बैठे थे वो भी व्यक्ति बराबर है। मुकेश जी, पूरा हरिवाल क्षेत्र आपको देख रहा है, हरियाणा देख रहा है आपको, आप काम गिनवा रहे हैं, काम के दम पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर का आशीर्वाद है, धारा 370 है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गिनवा नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप रेवाड़ी की बातचीत करें, यहाँ कुछ हथियार वगैरह बनाने के लिए 250 एकड़ ज़मीन, कांग्रेस के लोगों का सवाल है ये पूछना मुकेश जी से। कहते बात बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनकी भाषा शैली अच्छी है, उसकी बाउंड्री भी कर दी, गेट भी लगा दिया, वो 10 साल से वो क्यों नहीं बना रहे हो? वजह क्या है? कांग्रेस का नाम हो जाएगा। उनने चिन्हित की थी, उन्होंने जगह उनकी सरकार चली गई, उसमें वो बना नहीं पाई। थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये वजह क्या रही, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस घास दोनों ही स्वास्थ्य और देश के लिए हानिकारक है। और जो व्यक्ति ये कह रहे हैं, आप उनसे ये पूछिएगा, भाई आप हर चीज़ का श्रेय ले लेते हैं, कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करे तो कह दे ये तो हमारी योजना थी। यार 70 साल जब आपको देश ने दिए और आप जब वो काम नहीं कर पाए, आज कोई भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कहती कांग्रेस कहती है हमारी देन है, तो भाई पहले तो आप लिख के दे दीजिए कि आपने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि जो काम होना है उनको अपना नाम लगाना है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, क्या एम्स जैसी संस्थान का दक्षिण हरियाणा ने कभी सोचा था? कभी किसी के दिमाग में ये कोई चर्चा ही नहीं थी कि दक्षिण हरियाणा में एम्स आ सकता है। 3 दिन लगे क्यों लोगों की, ये भी कहना है। जिस समय यहाँ के जितने 11 विधायक थे, हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के बड़े नेता मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, इन सब लोगों ने बैठ के, ये किसी एक व्यक्ति के इतनी बड़ी संस्थान नहीं आ सकती, सब लोगों ने करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी पैरवी करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा, क्योंकि जब वो रेवाड़ी आए थे, जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद पहली रैली रेवाड़ी से की थी, तो रेवाड़ी से उनका लगाव भी रहा है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी कड़ी तपस्या के कारण एम्स जैसी संस्थान दक्षिण हरियाणा को मिली है, और पूरा दक्षिण हरियाणा मनोहर लाल जी के साथ खड़ा है। हम चिरंजीव राव का इंटरव्यू कर रहे थे कुछ दिन पहले कांग्रेस के, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू किया, तो कई बातें हैं मुकेश जी से पूछना, विधायक जी की तरफ से। मीरपुर यूनिवर्सिटी हमारी देन, यहाँ पे वन विभाग का जो वो बड़ा सेंटर बना रखा है वो हमारी देन, बस अड्डा हमारी देन, मतलब ऐसी क्या चीज़, आज कॉलेज हमारी देन, मतलब ये जो भी सिस्टम जो यहाँ एम्पायर खड़ा है वो सभी हमारी देन है। तो थोड़ा बताना चाहेंगे भिलवाड़ी में, वो कहना है फिर पूछना उसने दिया क्या है इन 10 साल में हमारी सरकार जाने के बाद? सारा तो कुछ कैप्टन साहब की देन है, उनकी सरकार में और उनके मंत्री रहते। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 6 बार कप्तान अजय सिंह यादव जी विधायक रहे, मंत्री रहे, 1 बार चिरंजीव राव जी विधायक हैं, और उनके दादाजी भी रहे। मैं 7 बारी की बात करूं, कोई 7 काम वो ऐसे गिनवा दे जो विधायक स्तर के उन्होंने किए हों। उन्होंने, आप मुझे बताइए कि दक्षिण हरियाणा हमारा जो रेवाड़ी, ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था। मैंने कहा इसके पीतल गायब करने वाले कांग्रेसी हैं। इसकी जो पुरानी जो एक महत्व था, हमारा रेवाड़ी का बाजार आज के दिन सबसे बड़ा पूरे हरियाणा में सदर बाजार है। छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ये दे नहीं पाए। सर्कुलर रोड 4 किलोमीटर का था, 30 साल में कप्तान अजय सिंह यादव जी वो सर्कुलर रोड नहीं बना पाए।
डबल फाटक अंडरपास मैंने आपको बताया था, 50,000 लोग हमारे डबल फाटक अंडरपास के पीछे रहते हैं। इनको सुध नहीं थी पिछले 30 सालों में कि डबल फाटक अंडरपास बनाया जाए और उन 50,000 लोगों को सुविधा दी जाए। अगर उनको किसी हारी है, बीमारी है, अगर शहर में आना है तो उनको 2 घंटे लगते थे। ऐसे अनेक बार हुआ है कि महिला की डिलीवरी के लिए लोग लेके आते थे, उनकी फाटक बंद होने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई है। तो वो काम किसने किया पूछेगा। और विधायक जी से मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप गुड़गांव में रह करके रेवाड़ी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दूरबीन आपने ले रखी है कि जो आप गुड़गांव से रेवाड़ी की समस्याएं देख लेते हैं, मुझे पता नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो विधानसभा में सवाल नहीं उठाते हैं। अभी मुझे बहुत शर्म आई और मैं मानता हूँ ये पूरी रेवाड़ी का अपमान था जब विधायक जी ने विधानसभा में कहा कि ओपीडी की क्लासेस कब से शुरू होंगी। इतना बचकाना सवाल। आप रेवाड़ी के विधायक हैं, आप वीरभूमि रेवाड़ी के विधायक होकर के इतना बचकाना, आपको ये नहीं पता ओपीडी की क्लासेस ही नहीं होती, ओपीडी में मरीज देखे जाते हैं। कितना मजाक उड़ा विधानसभा में, मुझे शर्म आई। हालांकि विधायक वो प्रतिनिधित्व रेवाड़ी का कर रहे हैं, तो हम सबके विधायक हैं। तो मैं जानता हूँ उनको तैयारी करके जाना चाहिए, थोड़ा पढ़ लिखना चाहिए, थोड़ा समय लगाना चाहिए विधानसभा में सवाल उठाने से पहले। वो खड़े होकर ऐसे ही बोल देते हैं। किसका अपमान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप वो कुछ भी कहें, आप एक काम कीजिए, विधायक जी से कहिएगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ 2013 में कितने स्टूडेंट्स मीरपुर यूनिवर्सिटी में थे, आज कितने स्टूडेंट्स हैं। जो सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उस समय क्या दुर्दशा थी। भाई भाई के झगड़े में एमएलआर काटने के लिए सिविल हॉस्पिटल का इस्तेमाल होता था। आज सिविल हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्निक्स की मशीन है, डायलिसिस की व्यवस्था है, आपके बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार सर्जरी की हुई है, वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अभी ट्रॉमा सेंटर से सिविल हॉस्पिटल के लिए हमने एफओबी बनाया, फुट ओवर ब्रिज। मतलब आप ये बताइए, आपने गाड़ी ले आए, इंजन उसमें है नहीं, आप क्या करोगे, गाड़ी बेकार है। तो उन्होंने हर चीज़ जो वो गिनवाई है आपको, मैं कहना चाहता हूँ आप आरटीआई लगाइए ना, आप देखिए 2013 में क्या हालत थी, आज 2024 में क्या हालत है, आप पता कीजिए। ठीक है, अभी ये पिछले 3-4 सालों से रेवाड़ी का विकास दबा है, वो इसलिए दबा है कि कमजोर नेतृत्व के कारण दबा है। ये अपनी मांग नहीं उठा पाए। और मैं मानता हूँ अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो अगर ये मुख्यमंत्री जी के सामने सीरियस होकर के अगर मांग उठाते तो ज़रूर इनकी सुनवाई होती, लेकिन इन्होंने मांग ही नहीं उठाई कोई। वो तो कहते हैं हम कांग्रेस के विधायक हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमारी मांगे जो कुछ डिमांड होती है वो खारिज कर देते हैं, हमें खड़ा होने में नहीं देते। आप कहते हैं भारत विकसित, ठीक है, विकसित देश बता रहे हैं, तो विकसित देश कहाँ, अभी तो नाली और बिजली और स्वास्थ्य पे अटका हुआ है, विकसित कब बनेगा। देखिए, जब आप घर में सफ़ेदी भी कराते हैं तो 2-3 महीना सबको डिस्टर्ब हो जाता है। अब नव भारत देश का निर्माण हो रहा है और मैं ये मानता हूँ कि जो खड्डे कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी उनको भरने का और उनके ऊपर नए भारत का जो निर्माण है उसमें थोड़ा समय लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 14 फसल पे एमएसपी देने वाला पूरे देश में हरियाणा पहले नंबर पे है। फिर भी किसान सड़कों पर, वो किसके, कौन से किसान हैं, वो कौन से किसान है, कहाँ से आए हैं, आप पता कीजिए। हरियाणा के तो किसान है नहीं। 14 फसल पर एमएसपी देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच का परिणाम है कि 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के 10 साल के राज में आप पूछेगा विधायक जी से, शायद उनको ज्ञान भी नहीं होगा इस चीज़ का, आप पूछेगा पिछले 10 सालों में जब 4 से 14, जब 5 से 14 इनकी सरकार रही, तब इन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दी, 70,000 सरकारी नौकरियां इन्होंने दी। और उन सरकारी नौकरियों में कौन कौन नौकरी लगे, किसी का भाई था, किसी का भतीजा था, किसी का भांजा था, किसी का रिश्तेदार था, पर्ची और खर्ची का खुला खेल होता था। लेकिन आज 2014 से लेकर 2024 तक की आप लिस्ट निकालिए, 1,24,000 नौजवान भर्ती हुए और वो लोग भर्ती हुए जो असल में उसके हकदार थे। आज कोचिंग सेंटर्स हरियाणा के फुल हैं। आज एक गरीब बच्चे को उम्मीद जगी है कि भाई मनोहर लाल बैठा है, सब ईमानदारी से होगा। आज बच्चों में पढ़ने की ललक है। मैं अभी हमारे गंगाई चहेर गांव से 7 लगे हैं, मेरा मामा नांगलिया है, वहाँ पर बता रहे कि इन पिछले 8-9 सालों में 50 बच्चे सरकारी नौकरी लगे। आप ऐसा कोई गांव नहीं होगा मेरी विधानसभा हमारे यहाँ जिले में दक्षिण हरियाणा में कि जहाँ से कोई बच्चा नौकरी ना लगाओ, और सब वो बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से, जिसने किसी को 1 रुपया नौकरी नहीं दिया। इससे बड़ा काम क्या हो। मैं पूछना, आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे पूछेगा कि जब आपको मौका लगा नौकरी लगाने का तो आपने किन को नौकरी लगाया। उनके खुद के भाई तहसीलदार लगे हुए हैं, एक जेई लगे हुए हैं। आप बताइए, मैंने आपको पहले भी कहा था, कप्तान साहब लोकसभा लड़ते हैं,
चिरंजीव जी विधानसभा लड़ते हैं, उनकी भाभी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ती है, तो क्या कांग्रेस में और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो चुनाव लड़ सके? ठीक है, आप लोकसभा लड़ते लड़िए, मैं वो नहीं कह रहा, आप लड़ रहे हैं विधानसभा, लेकिन लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर परिषद चेयरमैन भी, क्या है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछेगा उनसे अगर इस बात का जवाब दे देते हो। तो हमारे साथ मुकेश कापड़ीवास खास बातचीत में दक्षिण हरियाणा से, पीतल नगरी रिवाड़ी से खास बातचीत पे। और सबसे छोटी उम्र और बड़े बड़े इनके पास पद बीजेपी में, और कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा भी हैं। हमने कई सर्वे किए, उनमें भी काफ़ी चर्चित नाम निकल के आया इनका। मुकेश जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अच्छा खासा पैसा आपके पास, अच्छा खासा आपके पास कारोबार, अच्छा खासा आपके पास बिजनेस है, अच्छी आप बाहर विदेशों से पढ़ाई करके आए, क्यों बनना चाहते हो विधायक? मतलब क्या क्या वजह है, क्यों कुर्सी पे बैठना चाहते हो? ऐसा तो नहीं है ये ललक लग गई, पहले मेरा चाचा, अब मैं बनूंगा, फिर आगे मेरे बेटे बनेंगे? एक तो विधायक परिवार में होना ही चाहिए, एक तो ये रीति अपना लिया आपने, तो ऐसा तो नहीं है। बन के करना क्या चाहते हो? पैसा अब है, सेवा तो अब भी कर दीजिए, अब वैसे कर दीजिए सेवा तो, लेकिन ये कुर्सी की ललक है मुकेश कपड़े में लग क्यों रही है? देखिए, मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव। आप मेरे क्षेत्र में जाके सर्वे कीजिए, 30 साल आज राजनीति में हमारे परिवार को हुए हैं, एक चुनाव हम जीते हैं और बाकी चुनाव तो हारे ही हैं। आप पूरे हरियाणा में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो इतने चुनाव हार करके भी 38-40 हज़ार वोट लेता हो। ये लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है। हम राजनीति नहीं करते, लोग और नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं, हमारे तो भाई और बंधु हैं, हमारे तो साथी हैं, वो लोग हमें चुनाव लड़ाते हैं। हमारा सबसे अपने साथियों से एक पारिवारिक रिश्ता है। बात आपने कही कि आप राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बड़े स्तर पर आपको प्रभाव डालना है किसी चीज़ का, तो राजनीति से संभव है, क्योंकि आप एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं, अच्छा वकील बन सकते हैं, वो भी एक समाज सेवा है, आप देश का नाम उसमें भी रोशन कर रहे हो, मैं उसकी मना ही नहीं कर रहा। मगर राजनीति में आके जब आप विधायक बनते हो या सांसद बनते हो, तो आप देश में कानून बनाते हो, और जिस कानून से देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि सक्षम लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, युवा राजनीति में आने चाहिए, ताकि अच्छे लोग जब विधानसभा और संसद में बैठेंगे तो वो अच्छा कानून बनाएंगे। आज हमारा देश, आज पूरा दुनिया हमारे देश को देख रही है। किस कारण देख रही है? क्या पहले सारे बिजनेसमैन नहीं थे? क्या थे? लेकिन आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। मुकेश जी, आपके बाबूजी बीजेपी से दूर थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कभी बोले नहीं, तो ये दूर होने का एक नाटक था या बहाना समझे हम? खरे राव इंद्रजीत पे ही वो अग्रेसिव रहे, और अब तुरंत आपके बड़े बड़े नेता आ जाते। पीछे अपने पिपल देव आपके घर पे चाय पानी पे अभी ये रैली थी, उसमें यहाँ पे 1-2 विधायक भी, बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे थे। उससे पहले भी यहाँ पे खट्टर साहब जैसे बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री, जैसे उन्होंने कापड़ीवास को बीजेपी में शामिल करो आपके बाबूजी को। तो ये क्या समझे हम? लोग कहते हैं थोड़ा पूछ तो लेना, आप दूर थे या बीजेपी में थे? अगर बीजेपी में थे तो फिर ये दूरी किस चीज़ की थी आपकी, ये भी समझ में नहीं आया हमारे। अगर दूरी थी तो बीजेपी में फिर चले क्यों गए आप? ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है क्या, समझ में क्या कहिए? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि विधायक और सांसद हजारों बनते हैं 5 साल बाद, लेकिन नेता कुछ लोग बन पाते हैं। और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी एक नेता हैं। देखिए, विधायक सांसद बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाता है, लेकिन नेता बनना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति को उचित सम्मान दे करके, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान बराबर, किसी के लिए दृष्टि में कोई भेद नहीं। और मैं मानता हूं कि अगर सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि बदलनी ज़रूरी है। आपने कही कि पार्टी से बाहर थे, देखिए, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नींव की ईंट जिन्होंने रखी। रेवाड़ी में पहले बार भारतीय जनता पार्टी का अगर परचम लहराया है तो आदरणीय नेताजी रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने लहराया है, और इनका कठिन परिश्रम था, इनकी मेहनत थी कि आज दक्षिण हरियाणा में आप देखिए, उस समय कुछ चुनिंदा नेता होते थे, रामविलास शर्मा जी होते थे, अनिल विज जी होते थे, इधर दक्षिण हरियाणा में नेताजी रणधीर सिंह कापड़ीवास जी होते थे। तो उस समय के नेता हैं ये, इन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। ये उस समय के नेता हैं जब लोग पार्टी पर हंसते थे, भारतीय जनता पार्टी पे क्या कभी इनकी भी सरकार बनेगी?
लेकिन आज जब अच्छा समय आया है तो जो लोग उस समय कांग्रेस में मौज ले रहे थे, आज उनको दिक्कत हो रही है कि भाई इनकी, आप ये बताइए कि इतने पुराने संबंध होने के कारण आज के कोई भी सीनियर नेता आता है तो वो इनसे मेल मुलाकात है, पुराने संबंध है, तो कोई भी व्यक्ति घर आ सकता है। तो दूरी का बहाना। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। और देखिए, दिल से तो हम शुरू से संगठन के हैं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप मुझे बताइए, इतने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, तो उसमें कोई दूरी तो थी नहीं। आपके इंटरव्यू के बाद बहुत लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, रोहतक जाके कर चुके हैं, कई यहाँ पे कर चुके हैं, और कई और बड़े नेताओं के चहीते हैं, वो भी बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। आपके इंटरव्यू के बाद एक बाढ़ सी आ गई है, मुकेश कापड़ीवास तो हम क्यों नहीं, कैसा लग रहा है? कहीं गुस्सा आ रहा है या कुछ अच्छा फील कर रहे हो? क्योंकि आपके कंपटीटर कई मतलब धड़ाधड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ना तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, मेरी ये मानिए कि मैं मानता हूँ कि सब लोग, देखिए अपने लिए सब व्यक्ति मेहनत करते, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हर व्यक्ति का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई आपत्ति की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो ईश्वर ने जो निर्धारित कर रखा है, जिसके भाग्य में होगा उसको टिकट मिलेगी, वो चुनाव जीतेंगे, तो इसमें आपत्ति क्या बात है? कोई आपत्ति नहीं है। सब भाइयों का स्वागत है। पार्टी में सब मिलकर काम करें, मजबूती से काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, इसमें क्या बुराई है? मुकेश जी, अगर आपको बाई द वे टिकट नहीं मिलती है तो क्या बीजेपी के साथ रहेंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस में जाएंगे, जेजेपी, चौटाला, या फिर आम आदमी पार्टी, या और किसी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद आप हरियाणा न्यूज़ 24 चलाएंगे, आज तक से ऑफर आएगा तो आप उसमें जा सकते हैं। आप ये बेतुकी बातें हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं है। गुस्सा अंदर का, गुस्सा नहीं है, टिकट नहीं मिली। मुकेश कापड़ीवास ने इतनी मेहनत की, और इतनी मेहनत के बावजूद ये टिकटार्थी थे, और एंड मौके पे इनकी टिकट कट जाती है और इनके कंपटीटर को टिकट मिल जाती है मुकेश जी, और उसके बाद तो कहीं गुस्सा स्वाभाविक फूट के पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका, जैसे अब मैंने आप पे सवाल पूछा तो आपको गुस्सा आ गया, ये मेरा नहीं आपका है। पहले बात मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए आप भविष्यवक्ता नहीं है, हम कह ही नहीं रहे टिकट हमें दीजिए, जो सर्वे में नंबर 1 पे है उसको टिकट दीजिए। क्या करना चाहते हो? सबसे पहले कुछ ऐसी सोच दिमाग में लेके चल रहे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ठीक है ना। शिक्षा में जब बाबूजी रहे तो बॉयज़ कॉलेज वो लेकर आए, लेकिन पिछले बार जो सुस्त विधायक बने उनके कारण से वो उसको फलीभूत नहीं कर पाए। तो मेरा ये रहेगा कि शिक्षा का जो पूरा फोकस किया जाए, चिकित्सा पे, जैसे अभी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में अभी सुविधाएं हैं, उसको इंक्रीज़ कराया जाए, बेड्स इंक्रीज़ कराए जाए, धारवेड़ा में किया जाए, नई पीएचसी सीएचसी जो खोली जाए, यानी कि गांव के लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े इमरजेंसी में। अभी एम्स जैसी संस्थान आ रही है, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग, हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे, और राजस्थान के भी लोग लाभान्वित होंगे। जो मारुति कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गुजरात जाने को तैयार हो गई थी, मनोहर लाल जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज वो अपना सबसे बड़ा प्लांट खरखोदा हरियाणा में लगा रहे हैं। आप उसमें बताइए, आप हजारों बच्चे कहाँ के लगेंगे? उसमें जो छोटी यूनिट्स आएंगी उनमें बच्चे लगेंगे, कोई लोग कहीं पे रहेगा, कहीं पे किराए पे रहेगा, कहीं से सामान लेगा, तो कितना आसपास के क्षेत्र को लाभ होगा, और सबसे बड़ा लाभ हरियाणा के टैक्स कलेक्शन में होगा। आप देखिए कितना उससे न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम है करने को। पॉलिसी ये बात आप पे भी लागू होती है, फैक्ट्रियाँ आप पे भी हैं। बिल्कुल। तो आपने हरियाणा के लोगों को कितना काम दे रखा है? बाहर के लोग आपने नहीं लगा रखे फैक्ट्री में। सबसे पहले आप पे लागू होती है। अच्छे लीडर की ये पहचान होती है, हम हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे, आइए हमारे साथ काम कीजिए। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अभी इसके बाद मेरी कंपनी में जाइएगा और देखिएगा 90% से ज़्यादा लोग अगर यहाँ के नहीं है तो मोर देन 60% लोग हुए जो 15 साल से पुराने हैं। कोई व्यक्ति किसी से 2-3 साल ज़्यादा नहीं टिकता। हमारा कर्मचारियों के साथ भी पारिवारिक संबंध है, ठीक है ना। हम व्यापार करने को करते हैं, लेकिन एक समाज के सुधार के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे पारिवारिक संबंध रखते हैं। सिर्फ कर्मचारी वाला रिलेशन नहीं है, इनके सुख में दुख में हम खड़े रहते हैं। तो विपिल देव की बातचीत करें चलते चलते आपसे, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं विपिल देव के साथ आपकी, अक्सर आपके पास आते जाते चाय पानी पे, खाने पे देखे जाते हैं, क्या बात? देखिए, विप्लव देव जी से जो भी कार्यकर्ता मिलने जाता है उनको समय देते हैं। वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। रैली में आए थे, मैंने आग्रह किया कि सर अगर आप 5 मिनट के लिए हमारे यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। वो आए, हमें खुशी है कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को
उनके घर पर आकर भोजन किया। तो मुकेश कापड़ीवास अपने अपने दिल में इतने खुश ना हो, इतने मतलब मुस्कुराए नहीं, वो सब कहीं ना कहीं भली बात ही पता है। अगर हमारे साथ चल के हमारे साथ इस तरीके से ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक ही अस्पताल में 2 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक अच्छे बड़े परिवार में जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म ले रहा है तो किसी गरीब परिवार में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका निर्धारण कैसे होता है? कहीं ना कहीं कोई पूर्ण के जन्म के उनके कर्म रहे होंगे। तो मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया, इतने अच्छे माता पिता मुझे मिले, मेरे दादाजी ने गांव में और आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कमाया, नेताजी रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने हरियाणा नहीं पूरे देश में नाम कमाया। तो कोई ना कोई ईमानदारी में आज के दिन एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। तो ये मेरे पूर्व जन्म के ही मैं कुछ कर्म कहूँगा कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस परिवार में जन्म लूँ। और बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। शायद वो इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो उनको भी अगले जन्म में किसी अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा। इसमें इतनी आपत्ति की क्या बात है? ये हरियाणा राज्य जो क्षेत्रवाद में, जातिवाद में बटा हुआ था, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। लेकिन क्राइम में भी कुछ ज़्यादा ही जोड़ दिया आप लोगों ने। बड़े बड़े नेताओं का मर्डर हो रहा है सरेआम, और लोग कहते हैं ये बीजेपी सरकार है। जो राजा जी हैं यहाँ के प्रदेश के, वो कहते हैं वो सही नहीं है, वो ढीले राजा जी हैं, वो निष्क्रिय हैं, वो एक्शन लेने में सक्षम नहीं है। तरह तरह की नेताओं की आवाज़ें आ रही हैं, पब्लिक कह रही है। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आपने कहा प्रदेश के राजा मनोहर लाल जी जब बने थे उन्होंने कहा था कि मैं राजा नहीं सेवक हूँ। तो एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। वो सामान्य परिवार में जन्म लेकर के आज हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रह ले, वो अपनी योग्यता के अनुसार और जो धारणाएं तोड़ने का काम किया है, वो एक आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो मनोहर लाल जी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या इतनी जल्दी किसी भी मामले में सीबीआई से इंक्वायरी का आदेश आज तक किसी ने दिया है तो आप मुझे बताइएगा। 24 घंटे नहीं हुए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए। क्या ये सरकार की साफ नीति को, नीयत को नहीं दर्शाता है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर जो भी ये गुंडे मवाली घूम रहे हैं, क्या इन पर जीरो टॉलरेंस की नीति को नहीं दर्शाता है? आज तक ऐसा हुआ है? साहब, गोवाना में जलेबी, परिचित जलेबी वाले के ऊपर रंगदारी मांगी, गोली चला देगी। सांपला में रंगदारी मानी, बहुत बड़े होटल बीकानेरी पे गोली चला दी, कितने पैसे दे दीजिए नहीं जान से मार दिया जाओगे। साहब, रोहतक में गोलियां चल रही हैं, यहाँ पे मार दिया, पीछे फरीदाबाद में कांग्रेस का लीडर मार दिया, गुगा मेडी मार दिया। आए दिन ये हो क्या रहा है? आप कह रहे हैं हमारे देश के सेवक मनोहर लाल जी एक्शन लिया। एक्शन? कौन सा एक्शन? एक्शन तो योगी जी का होता है, सब सफाया कर दिया गुंडों का। देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं गुगा मेडी जी का, वो राजस्थान का मामला है। हरियाणा के ही लोगों ने क्या है, वो राजस्थान पुलिस उसकी जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस जांच नहीं कर रही। आप जो नफे सिंह राठी जी की बात कर रहे हैं, उनकी इस प्रकार से हत्या दुखद है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी सामान्य व्यक्ति की भी अगर कोई हत्या होती है तो दुखद है। उस पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार नफे सिंह राठी जी के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री जी ने एसटीएफ जो हेड है उनसे बात की और उनको तुरंत पकड़ने के लिए कहा गया है। और बहुत सारे लोगों को कंट्रोल में लेकर के जांच की जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी से जांच की जाएगी, वो तुरंत पकड़े जाएंगे। आप देखेंगे कि सबसे जल्दी इस केस का खुलासा होगा और तुरंत जो भी आरोपी होंगे वो पकड़े जाएंगे और पीछे जाएंगे। आपने बात की कि हत्या और उसमें या रंगदारी में ये घटनाएं बढ़ी है। मैं आपको एक डेटा देता हूं, मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। आपने अगर ये जिक्र कर दिया और मैं जिक्र करता नहीं, 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी, जब गई तो 784 हत्या हुई थी प्रदेश में। जब 2014 में जब सरकार हमने संभाली, यानी कांग्रेस की सरकार गई, उस समय 1106 हत्याएं। अब आप देखिए कितने बड़े स्तर पर वो जो रंगदारी और हत्या के मामले बढ़े। अब 2024 में देखें तो 1000 के आसपास है, यानी कि हम कमी ला रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, जब कोई घटना होती है, 10 साल का जो कांग्रेस राज रहा, इसमें खुला नाच हुआ, ना गुंडे मवाली किसी को डर था, रंगदारी खुली मांगी जाती थी। उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का कार्य किया हमने किया है। ये ज़रूर है कि अगर ये चीज़ हुई है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई, भारत देश में कहूँगा मैं, सबसे जल्दी अगर सीबीआई जांच की घोषणा हुई है तो वो इस मामले में हुई है।
तो चलते चलते रेवाड़ी के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे मुकेश जी? और उनके बीच जा रहे हैं आप, और कितना आपको समर्थन मिल रहा है, जनता किस तरीके से आपको देख रही है, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या चलते चलते क्या? देखिए, रेवाड़ी के लोग तो मैं तो कहता हूँ कि ये वीर भूमि है, और यहाँ के कोई ऐसे 6 महीने नहीं जाते जब हमारे यहाँ कोई शहीद तिरंगे में लिपट कर नहीं आता। ये तो शेरों की भूमि है। एक कहावत है कि अगर 100 शेरों का नेतृत्व अगर कोई भेड़ करता है तो वो शेर भी भेड़ की चाल चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई 100 भेड़ों का नेतृत्व अगर कोई शेर करता है तो वो भेड़ भी शेर की चाल चलने लग जाते हैं। तो ये तो शेर लोग हैं, और इनका नेतृत्व कोई शेर और बब्बर शेर ही करे, यही होना चाहिए। हमारा इलाका आगे कैसे बढ़े, इस रेवाड़ी को, पीतल नगरी को, उसका खोया हुआ गौरव कैसे वापस दिलाया जाए, उस सोच का व्यक्ति होना चाहिए, जो अपनी ना सोच करके प्रदेश के और क्षेत्र के हित की बात सोचे, वो व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहिए। जब स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि विश्व की पहली गौशाला कहाँ खोली जाए तो उन्होंने रेवाड़ी को चुना, और रेवाड़ी का गौरव, खोया हुआ गौरव कैसे फिर से वापस उसको ऊपर लेके जाएं, इसी मिशन में लगे हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी इसी मिशन में लगे हुए हैं, तो आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मुकेश कापड़ीवास खास बातचीत में बने हुए थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।